स्कूल ऑफ मैजिक। टाइटल: उग्र ड्रैगन का अटैक। मैंने 10 मिनट कहा था, लेकिन अगर तुम मेरे यहाँ मुक्का झेल सके तो मैं बेहद प्रभावित हो जाऊंगा, आदर्श ने गर्व से कहा। हैडी ने तीनों डोमेन के दबाव में आदर्श के बेहद करीब जाने की हिम्मत नहीं की। बहुत जल्दी से द्वंद्वयुद्ध के मैदान के दूसरी तरफ चली गई। आदर्श से लगभग 200 मीटर दूर वहां आग की लपटों का दबाव काफी कम था। मुझे एहसास है कि आपके पास वास्तव में कुछ प्रभावशाली नहीं है, दूसरों को कम आंकने के आपके तरीके के अलावा। कासा आदर्श के अभिमानी शब्दों को स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम था, क्योंकि वह दर्शकों के बीच बैठा था। दूसरी ओर कासास का गुर्गा कासा कितना घृणित नहीं था। किसी के पास 3 सोल ग्रिड फ्लेम और 3 डोमेन होने की कल्पना करना मुश्किल था, जो सभी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से संगत थे। आमतौर पर एक साधारण मैजिशियन केवल एक सोल ग्रिड एलिमेंटल सीड ही रख सकता था, अगर वह भी हो। लपटों की शक्तिशाली ऑरा एक धधकती भट्टी की तरह भयानक थी। कसास के गुर्गे का चेहरा गंभीर था। उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम मांगने की हिम्मत नहीं की। आंख का दलदल। आदर्श की मुट्ठी भयानक लपटों से घिर गई। वो अचानक एक घुटने पर गिर गया और अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। लपटें हवा में फैल गई और आदर्श को एक चमकदार लाल जलते दलदल की तरह घेर लिया। आग की लपटें अब बेतरतीब ढंग से नहीं उग रही थी, क्योंकि सारा अग्नि मैजिक दलदल में इकट्ठा हो चुका था। उग्र दलदल दिल खोलकर जल रहा था, जिससे आदर्श लपटों के राजा में बदल गया। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी धधकती रोशनी बिखेर रही थी। ओह, आदर्श गंभीर हो रहा है, आहन ने कहा। आहन ने इसे पहले भी देखा था। यह वही चाल थी जिसका यूज आदर्श ने रूलर लेवल के प्राणी को उड़ाने के लिए किया। क्या इसका मतलब यह है कि वह हेडी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर रहा था? जिमी की आंखें चमक उठी। वास्तव में नहीं, लेकिन उस टाइम वह फैरून झरने से गुजरने से मानसिक रूप से थक गया था, जबकि हेडी गुफा में ध्यान कर रही थी। जब उनके बीच लड़ाई छिड़ी तो आदर्श स्पष्ट रूप से नुकसान में था। इसके अलावा हेडी झरने को कंट्रोल कर रही थी, जिसका अर्थ है कि आदर्श का फायर एलिमेंट बेहद कमजोर था, आहन ने उत्तर दिया। हेड मिस्टर पेरी ने जब ये शब्द सुने तो उन्होंने नाक सिकोड़ ली। आदर्श ने जो किया वो सिर्फ दिखावे के लिए था। उसे जिंदगी और मौत की असली लड़ाई के लिए इतना समय कौन देगा? हेडी और कसास के गुर्गे केवल इसलिए अपनी स्थिति पर डटे हुए थे क्योंकि वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि उस घमंडी आदमी का मैजिक कितना शक्तिशाली होने वाला था। तुम दोनों इतने घमंड में हो कि मेरे स्पेल को बाधित नहीं कर सकते, आदर्श मुस्कुराया। यहाँ तक कि उसकी तिरस्कार भरी मुस्कान भी आग की फ्लेम्स फैला रही थी। उठो, उसने अपनी फिस्ट को आकाश की ओर लहराया, जो जमीन को नहीं छू रही थी। आग का दलदल कांपने लगा और हवा में चिल मिलाता लवा बिखेरने लगा, क्योंकि उसके बीच में एक शानदार फायर ड्रैगन निकला। ड्रैगन आसमान में उड़ गया और साफ आसमान में धधकती रेड फ्लेम्स की एक विशाल परत जमा होगी। यह कसास का गुर्गा यह देखकर दंग रह गया। जंगली फायर ड्रैगन आसानी से उसकी रक्षा को भेज सकता था, उस आदमी ने उन पर कोई मैजिक क्यों नहीं किया? अग्निमय ड्रैगन आसमान में उड़ गया। सभी ने अपने सिर उठाया और उसके शानदार शरीर को देखा। जिस समय अग्नि ड्रैगन अचानक टूट गया और उल्का वर्षा की तरह नीचे गिर गया। यह बड़ा होता जा रहा है, हेडी ने आश्चर्य से देखा और चिल्लाई। उसे एहसास हुआ कि पूरा द्वंद्वयुद्ध मैदान उल्कापिंड के क्षेत्र में था। लपटें हवा में चल रही थी और आगे फैलती जा रही थी और भी गर्म होती जा रही थी। बकवास, कासास के गुर्गे ने अचानक कहा। हेडी के मन में भी यही विचार आया। आसमान से बरसती हुई फ्लेम्स बेहद भयानक थी। यह पहले से ही एक सुपर स्पेल के बराबर थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण एडवांस मैजिशियन के पास फायर एलिमेंट पर इतना असाधारण कंट्रोल होगा। उन्होंने अपनी डिफेंस के लिए हर संभव तैयारी कर ली। कासा के गुर्गे और हेडी के पास आग का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उग्र ड्रैगन जमीन पर गिर पड़ा। द्वंद्वयुद्ध मैदान में आग की फ्लेम्स फूट पड़ी, जिससे प्रभाव बिंदु से 500 मीटर के भीतर सब कुछ भस्म हो गया। दर्शक अभी भी उग्र ड्रैगन के विशाल शरीर को लपटों के बीच लुढ़कते हुए देख सकते थे। लपटों से उत्पन्न प्रकाश ने पूरे क्षेत्र को दिन की तरह रोशन कर दिया। पूरा आल्प्स इंस्टीट्यूट रेड फ्लेम्स में रंग गया, जिससे बर्फीली हवा में इतनी गर्मी आ गई कि बर्फ पिघल गई।
आग की फ्लेम्स काफी देर तक चलती रही। हेडमिस्ट्रेस स्पेरी उठ खड़ी हुई और लपटों के समंदर को घूरने लगी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। हेर कासा भी अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे अपने आश्चर्य से उभरने में काफी समय लगा। लपटें अभी भी जल रही थी। आदर्श अभी भी 3 अलग अलग सोल ग्रेड फ्लेम से घिरा हुआ था। लपटों के समुद्र से बाहर निकलकर दूसरी तरफ चला गया। विशाल फ्लेम्स 2 भागों में बट गई और उसके लिए रास्ता खुल गया। उसके कंट्रोल में आने से चकाचौंध करने वाली फ्लेम्स धीरे धीरे शांत होगी। उन्होंने उस जगह पर पूरी तबाही मचा दी थी। बर्फीले पहाड़ों के पत्थरों से बना द्वंद्व युद्ध का मैदान जलकर राख हो गया। मुझे लगता है कि अब हमारा काम खत्म हो चुका है। आदर्श ने फायर फ्लेम्स की ओर देखा और उस आकृति को देखा जो गिरने की कगार पर थी। कसास का गुर्गा पहले ही बेहोश हो चुका था और जमीन पर पड़ा था। फायर फ्लेम ने उसकी सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। इस तरह वह बुरी तरह से निर्लज्जित था। हैडी की हालत बेहतर थी। वह अभी तक बेहोश नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब बहुत तेज नीलम नीली चमक नहीं थी। वह भ्रम और अविश्वास में आदर्श को देख रही थी। तो यह आपकी असली ताकत है। हैडी ने आदर्श को देखा, क्योंकि वह धीरे धीरे फायर फ्लेम्स के बीच से उसके पास आ रहा था। कम या ज्यादा, लेकिन इस चाल को अंजाम देना बेहद मुश्किल है। मैंने पहले ही कहा था कि आप दोनों ने जो सबसे पहले बेवकूफ़ी की वो ये कि मुझे अपनी मर्जी से कास्ट करने का मौका दिया। आदर्श को एक आवरण की तरह ढकने वाली फ्लेम्स धीरे धीरे खत्म होगी, जिससे उसका प्रारंभिक रूप सामने आ गया। फ्लेम बेले एक्सप्रेस की शैडो भी गायब होगी। उसने अपनी युवा उपस्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया और आदर्श के सिर पर लेटी हुई थी, जैसे कि वह इसका आनंद ले रही हो। हैडी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लिटिल फ्लेम वेले को देखा। हैडी वास्तव में झरने पर आदर्श से मिलने के बाद काफी उत्सुक थी। जहां उसे पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसके बराबर था। अगर उस आदमी ने कुछ ऐसा नहीं देखा होता जो उसे नहीं देखना चाहिए था, तो वह बेहद उत्साहित होती। उसे गंभीर द्वंद्व लड़े हुए काफी समय हो चुका था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस लड़के ने अपनी पहली लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया। जब उसने अपनी फ्लेम्स को पूरी तरह से फैलाया तो ऐसा लगा जैसे कोई ड्रैगन गहरे रसातल से आसमान में ऊपर उठ रहा हो, एक भयानक विशाल शक्ति को प्रकट कर रहा हो जिसमें एक दुर्जय ताकत समाहित थी। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, एक सक्षम ढोंगी। यह यह खत्म हो गया। जिम इतनी हैरान थी कि उसका मुंह खुला रह गया। प्रोफेसर नागेंद्र और प्रोफेसर विश्वास ने आखिरकार अपने विचार एकत्र किया। आदर्श को द्वंद्व युद्ध जीतते हुए देखने की खुशी के अलावा वे आदर्श की ताकत से भी बेहद हैरान थे। वे फ्लेम स्पष्ट रूप से सुपर लेवल के बराबर थी। यहाँ तक कि उन्हें यह भी मानना पड़ा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को इतना सौभाग्य मिला कि उन्हें विलन आदर्श उनके स्टूडेंट के रूप में मिला। तुम पागल हो। आदर्श के वापस आते ही आहन ने तुरंत अपना थम्स अप उठाया। उस नवचेतन रूप से बूढ़ी डायन हेडमिस्टर स्पेरी की ओर देखा। कुछ देर पहले हेडमिस्टर स्पेरी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की प्रतिभा का बखान करने में बिजी थी, लेकिन अंत में उनकी सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को आदर्श के उग्र ड्रैगन ने एक बड़ा सबक सिखाया। वह अभी भी खड़ी हो सकती थी, लेकिन वह अब युद्ध के लिए फिट नहीं थी। अगर आदर्श लगातार अटैक करता रहा तो वह जल्दी ही हार जाएगी। द्वंद्व जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। ओह आदर्श, क्या मैंने तुम्हें अपनी ताकत बचाए रखने के लिए नहीं कहा था? तुम आल्प्स इंस्टीट्यूट और कैसास के खिलाफ थे। तुम्हें वाकई उन्हें कुछ सम्मान दिखाना चाहिए था। हमारा देश हमेशा से सम्मान्य रहा है। अगली बार तुम्हें वाकई हमारे विदेशी दोस्तों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? प्रोफेसर विश्वास ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। वे अंततः अपना बदला लेने में सफल हुए। प्रोफेसर विश्वास बेहद खुश थे। उन्हें अपनी पोती को आदर्श के साथ संबंध बनाने के लिए कहने की इच्छा थी, भले ही वह उनकी खैल ही क्यों न हो। उन्होंने कभी किसी युवा पुरुष को इतना आकर्षक नहीं देखा था। वह इतना सक्षम दिखावा करने वाला था। प्रोफेसर नागेंद्र ने इस पर खुलकर बात नहीं की। उन्होंने शांति से कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की ओर से मैं आपको इस उदार उपहार के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह सिर्फ कुछ संसाधन है। हम कासा हमेशा से ही दान करने में उदार रहे हैं। कासा ने भावशून्य चेहरे के साथ सपाट उत्तर दिया। भले ही संसाधनों की मात्रा कासास के लिए कुछ भी नहीं थी, फिर भी वह बिना किसी बदले में यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को पैसे दे रहा था। कोई भी इंसान इसे दयनीय महसूस करने वाला था।
उसे कबीले के बुजुर्गों को यह समझाने के लिए कोई बहाना भी ढूंढना था। वह संभव तो उन्हें यह नहीं बता सकता था कि उसने संसाधन यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को इसलिए दिए क्योंकि वह शर्त हार गया था, है ना। ठीक है, हम जिस बात पर सहमत हुए हैं उसके बारे में मुझे पहले बड़ों से चर्चा करनी होगी। राजकुमार बैनी एक बार फिर अजीब स्थिति में फंस गया। प्रिंस बैनी हेरकासा से अलग था। भले ही वह एक राजकुमार था और हेरकासा सिर्फ एक ड्यूक थे, फिर भी उनकी स्थिति में बेहद बड़ा अंतर था। प्रिंस बैनी सिर्फ स्पेन के शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सार्वजनिक व्यक्ति था। उसके पास वास्तव में कोई वास्तविक अधिकार नहीं थे, ना ही उसके पास कोई शक्ति थी। और सिर्फ लोगों को यह याद दिलाने के लिए उच्च और शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहा था कि शाही परिवार अभी भी मौजूद है। प्रिंस बैनी के पास वास्तव में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। वह रॉयल नेवल एकेडमी को यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के रिक्वेस्ट पर सहमत होने के लिए कैसे राजी कर सकता था। युवा ड्यूक हेरकासा अलग था। उनकी प्रतिभा का मतलब था कि वे भविष्य में कबीले के एक इम्पॉर्टेंट पिलर होंगे। यूरोप में कासा की उत्कृष्ट स्थिति के अलावा उनके पास वास्तव में बेहद अधिकार था। वास्तव में प्रसिद्ध कबीले की प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से स्पेन के शाही परिवार से अधिक थी। नतीजन राजकुमार बैनी हेरकासा के अधीनस्थ की तरह थे। छोटे बैनी, अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ और मैं आमतौर पर उससे भी बढ़कर काम करता हूँ। आदर्श ने मुस्कुराते हुए प्रिंस बैनी से कहा। प्रिंस बैनी को आदर्श से नफरत थी। आदर्श की बातें सुनकर वो अपना आपा खोने की कगार पर था। दुर्भाग्य से वह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि वह शर्त बुरी तरह हार चुका था। उसने हेडमिस्टर स्पेरी की ओर देखा और नाराजगी में बड़बड़ाया। हेडमिस्टर स्पेरी, आपको अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट को भेजना चाहिए था। मिस सीलन एक तरफ खड़ी हेडी की चोटों का इलाज कर रही थी। हेडी की आंखें गुस्से से चमक उठी जब उसने उसके शब्द सुने। हेडी की पृष्ठभूमि भी बेहद शानदार थी। अगर वह वर्तमान में आल्प्स इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट नहीं होती तो उसे प्रिंस बैनी या हेरकासा के साथ नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं पड़ती। हेडी, अपना ध्यान रखो। मिस सीलन ने हेडी की ओर देखा। जी टीचर। हेडी ने तुरंत अपनी वसीयत वापस ले ली, मतलब अपना ऑरा वापस ले लिया। हारना कोई बुरी बात नहीं है, खासकर आपके लिए, सीलन ने गंभीरता से कहा। सीलन को इस नतीजे से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह पहले से ही जानती थी कि आदर्श ने झरने पर लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया था। वह दो युवा प्रतिभाओं के बीच द्वंद्व देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। टीचर, मैं उसे हरा सकती हूँ, एडी ने कहा। हाँ, तुम उसे हरा सकती हो, लेकिन वह वास्तव में तुम नहीं हो। एक आयामी मैजिशियन जो अपने दिल को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वह एक डीमन से अलग नहीं है जो बेतहाशा हत्या करता है, सीलर ने जवाब दिया। हेडी चुप होगी। तुम्हारे पास अविश्वसनीय प्रतिभा और महान क्षमता है जो आसानी से किसी को भी मात दे सकती है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने तुम्हें आल्प्स इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं कहा क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम साबित करो कि तुम किसी से भी बेहतर हो। तुम्हें पहले खुद को हराना सीखना होगा। आयामी मैजिक की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन दृढ़ हृदय के बिना तुम कमजोर ही रहोगी, सीलन ने कहा। मिस सीलन, मैं कब आपकी तरह शांति से सब कुछ झेल पाऊंगी? हेडी ने उदास होकर पूछा। सीलन हमेशा एक सख्त लेकिन धैर्यवान शिक्षिका थी। हेडी ने उससे बेहद कुछ सीखा था। सवाल सुनकर सीलन अपने विचारों में खो गई, मानो उसे कोई दुखद बात याद आ गई हो। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वास्तव में मैं पहले तुमसे ज्यादा निर्दयी थी। हेडी ने पूछा, टीचर, उस स्टूडेंट का क्या हुआ जिसने चुपके से आपसे सलाह मांगी थी? उसे पता था कि उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसके टीचर को कुछ याद आ गया होगा। सीलन ने अपना सिर हिलाया। वह अपने मन की बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। इसके बजाय उसने हेडी से कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम बाहरी दुनिया में खुद को ट्रेंड करो। कासा, जो द्वंद्व युद्ध के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की योजना बना रहे थे, वे पूरे दिन बेचैनी महसूस करते रहे। कासा अपने आदमियों के साथ आराम करने के लिए जाने से पहले कुछ समय के लिए आल्प्स इंस्टीट्यूट के आसपास के दौरे पर गए। हेडमिस्ट्रेस पेरी इस घटना से बेहद नाखुश थी। अगर कासा का मूड इतना खराब था तो वे उनके साथ इम्पोर्टेंट काम पर कैसे चर्चा कर सकती थी? हेडमिस्ट्रेस पेरी को आदर्श को स्कूल से बाहर निकालने का मन हुआ।
किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें इतना बड़ा सिरदर्द नहीं दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि डीन क्या सोच रहे थे। इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक को इनवाइट कर रहे थे, जो कि डीन ने उनके लिए परेशानी लाने के अलावा कुछ नहीं किया था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल चालाक, जहर और कर्ज। कासा आखिर क्या सोच रहे हैं? वह अभी भी हमारे साथ सहयोग करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्या उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है? हेडमिस्टर स्पेरी ने कहा। हेडमिस्टर स्पेरी के लिए चाय बनाने के बाद एडिथ एक तरफ खड़ी होगी। उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। हेडमिस्टर स्पेरी चिढ़कर इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर बाद एक स्टूडेंट आई और उसने एडिथ को बताया कि डिनर तैयार है। एडिथ ने सिर हिलाया और चाय का प्याला धोया। वो हेडमिस्ट्रेस पेरी से बात करने ही वाली थी कि तभी एक और व्यक्ति जल्दी में आ गई। यह शेरिल थी, जिसे कासास के साथ जाने के लिए नियुक्त किया गया था। हेडी सीलन की स्टूडेंट थी, जबकि एडिथ हेडमिस्ट्रेस पेरी की स्टूडेंट थी। शेरिल ब्रेंगा की स्टूडेंट थी। वे स्कूल के टॉप 3 स्टूडेंट थे और उन सभी ने वहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के विजेता के रूप में स्कूल का दौरा करने आया, तो तीनों को अपने मेहमानों का स्वागत करने और उनके साथ जाने का जिम्मा सौंपा गया। अब क्या है? एडिथ ने पूछा। युवा ड्यूक बीमार पड़ गया है, शेरिल ने घबराए हुए स्वर में कहा। बीमार? वह आल्प्स के पास बड़ा हुआ है। यह संभव नहीं है कि वह मौसम से अपरिचित हो। वह अचानक बीमार क्यों पड़ गया? हेडमिस्ट्रेस पेरी घबरा गई। मुसीबतें तो आती ही रही। अभी तक वे अपने सहयोग के बारे में कोई समझौता नहीं कर पाए और अब कासा बीमार पड़ गया। हेडमिस्ट्रेस पेरी, एडिस, सीलन, हेरी और अन्य लोग तुरंत कासा के कमरे की ओर चल पड़े। जब वे पहुंचे तो कासा के 4 गुर्गे शत्रुतापूर्ण चेहरे के साथ प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने हेडमिस्टर पेरी सहित किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। मैं एक हीलर हूं, मुझे उसे देखने से रोकने का कोई कारण नहीं है ना? सीलन ने पूछा। मेरे साथ आओ। लाल पोशाक में एक गुर्गे ने अनुमति दी। वह संभव तो चारों में सबसे ताकतवर था, शायद आल्प्स इंस्टीट्यूट के कुछ प्रतिष्ठित टीचरों जितना ताकतवर। वह आदमी दूसरे नौकरों के साथ खड़ा था, इसलिए हेडमिस्टर पेरी ने मान लिया कि वह कोई आम गुंडा है। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वह आदमी कितना ताकतवर था जब उसने उनके प्रति कुछ दुश्मनी दिखानी शुरू की। सीलन कासा के कमरे में गई। कमरा बेहद गंदा था। महंगी प्राचीन वस्तुएं फर्श पर बिखरी हुई थी। यहाँ तक कि जिस बिस्तर पर कासा लेटा था वह भी गंदा था। 30 साल की एक महिला धीरे धीरे गंदगी साफ कर रही थी। उसे आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सीलन ने बेहोश पड़े कासा की तरफ देखा। जब उसने कासा की गर्दन पर साफ साफ काली नसें देखी तो वह अवाक रह गई। मैंने कबीले को पहले ही सूचित कर दिया है। हमारे बड़े भाई जल्द ही यहाँ आएंगे। अगर युवा ड्यूक ठीक है तो कासा का आल्प्स इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन अगर युवा ड्यूक को कुछ हो गया तो पूरा आल्प्स इंस्टीट्यूट उसके साथ डूब जाएगा, गुर्गे ने गुस्से में कहा। वह किसके संपर्क में आया था? सीलन ने गुर्गे की धमकी भरे शब्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सख्ती से पूछा। आपके लोगों के अलावा और कोई नहीं, गुर्गे ने कहा। अगर तुम हर समय उसके साथ रहते हो तो तुम्हें कुछ भी कैसे पता नहीं चला? सीलन ने पूछा। आपका क्या मतलब था? क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने युवा मालिक को चोट पहुंचाएंगे? गुर्गे ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्यों, ऐसा कुछ नहीं है जो हम भी करेंगे। इसके अलावा हमें युवा ड्यूक के समर्थन की जरूरत है। हमें उसे फंसाने का कोई कारण नहीं है। यह जहर और कर्स मैजिक का एक बेहद ही जटिल संयोजन है। यदि आप हम पर संदेह करते रहेंगे और हमें सब कुछ नहीं बताएंगे तो मेरे लिए उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, सीलन ने कहा। हाँ, बूढ़े गुर्गे ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसकी समझदारी ने उसे बताया कि उसे अभी भी कासा के दर्द को कम करने के लिए मरहम लगाने वाले की जरूरत होगी। सीलन गंभीर चेहरे के साथ कमरे से बाहर आई। हेडमिस्ट्रेस पेरी ने तुरंत इसके बारे में पूछा, लेकिन सीलन ने उनसे कहा कि उन्हें इस बारे में कहीं और चर्चा करनी चाहिए। समूह बैठक कक्ष में चला गया। आखिर क्या हो रहा है? हेडमिस्ट्रेस पेरी ने पूछा। किसी ने कासा को पॉइजन दे दिया है और उसे कर्ज के अधीन कर दिया है, सीलन ने स्पष्ट रूप से कहा। यह कैसे संभव है? हेडमिस्ट्रेस पेरी निराशा में चिल्लाई। यह गंभीर है, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है, सीलन ने आगे कहा। मिस सीलन, आप पॉइजन और कर्ज से नहीं निपट सकती? हैडी ने अविश्वास से पूछा।
सीलन एक शानदार हीलर थी और पॉइजन और कर्सों से निपटने में बेहद अच्छी थी। उसे कासा का इलाज करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर पॉइजन और कर्स अलग अलग होते तो कोई परेशानी नहीं होती। पॉइजन दुर्लभ नहीं है, मेरे पास इसे ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पॉइजन और कर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्स मैजिक को पॉइजन को कंट्रोल करता है, जबकि पॉइजन कर्स को लागू करता है, सीलन ने समझाया। इसका क्या मतलब है? हेडमिस्टर स्पेरी ने उलझन में पूछा। वह ऐसी चीजों के बारे में बिल्कुल अनजान थी। इसका मतलब है कि मुझे एक विकल्प चुनना होगा। क्या मुझे पहले कर्स से छुटकारा पाना चाहिए या उसके पॉइजन को ठीक करना चाहिए? सीलन ने कहा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर ऑर्डर सही है तो यूआर ड्यूक ठीक रहेगा, अगर ऑर्डर गलत है तो इससे बाद के प्रभाव 100 गुना बढ़ जाएंगे, सीलन ने जवाब दिया। 100 गुना? क्या इससे वह तुरंत मर नहीं जाएगा? समूह आश्चर्यचकित था। कासा को ऐसे भयानक कर्ज के अधीन कौन कर सकता है? कुछ तेज कदमों की आवाज सुनकर समूह आश्चर्यचकित रह गया। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कर्स और पॉइजन के बारे में सुनकर उनके दिल की धड़कनें तेज होगी, उनकी नसें तनावग्रस्त हो चुकी थी। मिस ब्रिंका, आप आखिरकार यहाँ आ ही गई। आप भी यहाँ क्यों हैं? चले जाइए, हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। शेरिन ने पहले ब्रैंका को देखा, लेकिन जब उसने ब्रैंका के पीछे आदर्श को देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उशी ने भी उनके साथ थी, लेकिन जब वह बोलती नहीं थी तो ऐसा लगता था कि वह मौजूद ही नहीं है। बाकी लोग उसके अस्तित्व को अनदेखा कर देते थे। क्या हुआ? सबके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? आदर्श ने उनका रिएक्शन देखने के बाद उदासीनता से पूछा। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, शेरिन ने गुस्से से कहा। उसे रहने दो, मुझे लगता है कि इसका उस अजीब घटना से कुछ लेना देना है जो पिछले दिन हुई थी। सीलन प्रवेश द्वार पर गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। आदर्श और उशी को बैठने का संकेत दिया। हेडमिस्टर स्पेरी आदर्श को देखकर ही परेशान होगी और यह भी नहीं कि वह अभी अभी हुई इस भयानक घटना से बेहद परेशान थी। इसमें वह पूरी तरह से एक घृणित बूढ़ी चुड़ैल की तरह लग रही थी। सीलन ने ब्रैंका को बताया कि कासा के साथ क्या हुआ। ब्रैंका और आदर्श दोनों ही हैरान थे। कासा कितना बेवकूफ है, क्या वह सुपर मैजिशियन नहीं है? क्या उसने सचमुच किसी को उसे जहर देने और कर्ज के तहत रखने दिया? आदर्श ने कहा। अन्य लोग आदर्श से सहमत हुए बिना नहीं रह सके। उच्च कल्टीवेशन वाला व्यक्ति संभावित खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होगा। कोई उसे पॉइजन देकर और उसे उतनी आसानी से घातक कर्ज के अधीन कैसे कर सकता है? पॉइजन और कर्ज बेहद पेचीदा है। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने यह किया, अन्यथा हमें सही क्रम नहीं पता चलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह पहले हुई घटना से संबंधित है, सीलन ने कहा। ऐसा क्यों? मैं समझ नहीं पा रही कि दोनों में क्या रिलेशन है, एडिथ ने पूछा। उनका एक ही लक्ष्य था। अपराधी आर्क्स इंस्टीट्यूट को नष्ट करना चाहता है। अगर कासा यहाँ मर जाता है तो कासा के लोग इस जगह को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। भले ही स्कूल कमजोर ना हो, लेकिन फिर भी यह एक महायुद्ध के रूप में समाप्त होने वाला है, आदर्श ने कहा। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस पर बेहद खुश हो? शेरिल ने गुस्से से कहा। मैं इस पर क्यों गर्व करूंगा? मुझे आर्क्स इंस्टीट्यूट से कोई शिकायत नहीं है, सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे। मैं कभी भी लोगों के एक समूह से नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि उनमें कुछ कमीने लोग हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारा स्कूल बंद हो गया तो मुझे क्या मिलेगा? मिस ब्रैंका और मैं अपराधी को खोजने के लिए सुराग खोज रहे हैं, लेकिन ना केवल तुम आभारी नहीं हो, बल्कि तुम अभी भी मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। अगर उशी मेरी दोस्त नहीं होती, अगर मिस ब्रैंका की सुंदरता और ईमानदारी नहीं होती, तो मैं तुम्हारे घटिया काम में क्यों उलझता? आदर्श ने जवाब दिया। हेडमिस्टर स्पेरी को गुस्सा आ गया। वह अपना आपा खोने ही वाली थी कि सीलन ने उन्हें रोक दिया। सीलन ने अपनी आंखों से हेडमिस्टर स्पेरी को संकेत दिया कि गुस्सा दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि अपराधी को स्कूल से बेहद नफरत है। आपको सच्चाई छिपाने के बजाय तुरंत मामले से निपटना चाहिए, लेकिन आप में से किसी ने भी नहीं सुना। अब आप इतनी सारी परेशानियों के बाद खुद को मुश्किल में पाते हैं। भूल जाइए, अब किसी पर दोष मढ़ने का टाइम नहीं है, पहले मामले पर चर्चा करते हैं, आदर्श ने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे आप इसे सुलझा सकते हैं, हेडमिस्टर स्पेरी ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने कुछ प्रोग्रेस की है, लेकिन मुझे पहले कुछ पुष्टि करने की जरूरत है, आदर्श ने सीलन को देखा।
सीलन उलझन में थी, आदर्श क्या पुष्टि करना चाहता था और वह उसे क्यों निर्देशित कर रहा था। मिस सेलन, क्या हेडी को भर्ती करने से पहले आपके पास कोई और स्टूडेंट था? क्या वह सबसे अच्छी हीलर बनना चाहती थी और सफलतापूर्वक पार्थिन मंदिर का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, जिसने उसे देवी के हॉल में शामिल होने के लिए भर्ती करने की कोशिश की थी? आदर्श ने गंभीर स्वर में पूछा। सीलन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह कुछ अस्वाभाविक व्यवहार करी थी। हेडमिस्टर स्पेरी ने भी भुएं सिकोड़ी। एडिथ भी इस सवाल से भड़क गई। उसने आदर्श की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस मामले को अभी क्यों उठा रहे हो? तुम्हें इसके बारे में कहां से पता चला? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कोई गलत मकसद है तो शेरिल और मैं तुम्हें स्कूल में घुसने ही नहीं देते। सीलन ने गहरी सांस ली और कहा, एडिथ, उसे खत्म करने दो। यह भी एक संयोग है। स्टूडेंट के पिता स्क्रैड हॉल ऑफ लिबर्टी के मैजिशियन हुआ करते थे। स्टूडेंट की मृत्यु के बाद उसके पिता ने स्क्रैड हॉल ऑफ लिबर्टी को धोखा दिया और शैतान नगरी में शामिल हो गया। जब मैं न्यूयॉर्क में था तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने सुना है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। उसके पिता का नाम फिलिप था, है ना? आदर्श ने पूछा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।